ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम। मेरे पास विजुअल स्टूडियो के एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें मैसेज करके। अ, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मैसेज कर दें सब लोग एक दफ़ा। ओके जी, थैंक यू। ओके, अब हम मेरे पास एक्चुअली विजुअल स्टूडियो के दो वर्जन इंस्टॉल हैं। एक 2019 है और 2022 है। 2022 में भी मैंने कुछ एक दो महीने पहले इंस्टॉल किया था, तो मुझे ये थोड़ा सा स्लो लग रहा है एज कम्पेयर टू 19। तो खैर, इसमें अगर आप रैम अपग्रेड कर लें तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं हुआ इतना ज़्यादा। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में मैसेज सेंड कर दें। अच्छा, मैंने आपको जो आज थोड़ा सा काम करवाना है वो मैंने आपको करवाना है HTML में। तो HTML बहुत सारे डेटा इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें। आप इवन कि आप नोटपैड में भी काम कर सकते हैं, आप नोटपैड प्लस प्लस में भी काम कर सकते हैं। और एडिटर है इसका, माइक्रोसॉफ्ट का अपना है, उसका नाम है कोड। उसका इन शॉर्ट जो नेम है ना, वो विजुअल स्टूडियो कोड है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। कोड ये लाइट वेट एडिटर है, इतना हैवी नहीं है। इसमें डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं HTML का। इसमें आप सिर्फ HTML का काम नहीं कर सकते, इसमें बहुत सारी लैंग्वेज में काम किया जा सकता है। स्पेशली पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में, CSS वगैरह सारा सबके लिए कोड इस्तेमाल होता है। ये एडिटर इस्तेमाल होता है। मैं आपको पहले नोटपैड में बताता हूँ, नोटपैड में कैसे काम करना है। सारा वन बाय वन बताता हूँ आपको मैं। तो नोटपैड में आ जाए। ये सबसे ज़्यादा लाइट वेट है, इससे ज़्यादा लाइट वेट कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसमें अब आपने एक वेब पेज बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि व्हाट इज HTML। ठीक है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते HTML के बारे में, उनको मैं बता देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका फुल नेम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और बेसिकली चार चीजें हैं आपके वेब वेब पे ना। चार चीजें हैं जो मतलब हम पढ़ेंगे डिटेल से। HTML जो होती है, ये होती है टू डिफाइन वेब पेज स्ट्रक्चर एंड डेटा। वेब पेज का स्ट्रक्चर है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपने एक बिल्डिंग बनाई। ओके, घर बनाया आपने अपने रहने के लिए। अभी आपने उसका जस्ट स्ट्रक्चर खड़ा किया है, अभी आपने जस्ट उसमें कोई प्लस्तर वगैरह नहीं किया, सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये आपका यूं समझ लें HTML से रिजेंबल करता है। आप जब HTML में काम करेंगे तो आप अपने वेब पेज का जस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। इसमें कौन कौन सी इमेजेस होंगी, कौन कौन से टेबल्स होंगे। अगर आपने वर्ड में काम किया हो तो आपको पता होगा कि वर्ड के अंदर हम मुख्तलिफ टेक्स्ट लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, इवन कि हम पूरा का पूरा ऐसे लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं। हम उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम उसमें टेबल्स बना सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें डाल सकते हैं अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में। तो इसी तरीके से आप वेब पेज के अंदर भी मुख्तलिफ चीजें डाल सकते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। और लेकिन ये जस्ट आपके वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। आप सेकंड जो चीज है CSS, ये आपके वेब पेज की अपीयरेंस डिफाइन करती है। अपीयरेंस
एंड आउटलुक ऑफ वेब पेज। अब इसका क्या मतलब है, जैसे आपने बिल्डिंग बनाई, आपने अभी उसको जस्ट स्ट्रक्चर खड़ा किया है, अभी आपने उसको कोई प्लस्तर या पेंट वगैरह नहीं किया, तो वो जस्ट HTML है। लेकिन जब आप उसके ऊपर प्लस्तर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, मजीद आप उसकी अपीयरेंस में आप उसको अच्छी गुड लुकिंग बना देते हैं, तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो मतलब CSS जो है वो आपके वेब पेज की अपीयरेंस को डिफाइन करती है, कलर्स को, फॉन्ट्स को, बॉर्डर्स को, इस तरह से काफी सारी चीजें इसमें आती हैं। और CSS में एक एडिशनल चीज भी है, उसे हम कहते हैं वेब पेज लेआउट। लेआउट बनाना के मतलब हेडर कहाँ पे होगा, फुटर कहाँ पे होगा, लिंक्स कहाँ पे लगाए जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं किसी ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स वो वेबसाइट होती है जिसमें आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, लाइक दराज.pk है, अमेजोन है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट की कैटेगरीज कहाँ पे शो करवानी है, प्रोडक्ट्स कहाँ पे शो करवाने हैं, उसका, उसके अलावा उसमें प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले कैसे होगा, प्रोडक्ट्स की इमेजेस कैसे लगाई जाएंगी। आपने देखा होगा दराज.com पे जब आप प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो वो एक अलग पेज पे खुल जाती है, साइट पेज खुल जाता है, उस पे उस प्रोडक्ट की डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स होती हैं, और उसमें नीचे जो उसकी काफी जो बायर्स हैं उनके रिव्यूज आ रहे होते हैं, उसके अलावा उसकी स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्स आ रही होती हैं। तो ये उसकी जो सारी आउटलुक है, लेआउट है, उसका जो कंपोनेंट्स हैं उसके मुख्तलिफ पेज के, ये सारा CSS डिफाइन करता है कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाएगी। बाकी इसका कोई डाटा से कंसर्न नहीं होता कि डाटा कहाँ से आना है, इसका डाटा से कोई कंसर्न नहीं, इसका जस्ट ये होती है अपीयरेंस कि हमारी जो है जो वेब पेज है उसकी आउटलुक में कौन सी चीज कहाँ पे फिट की जाएगी, ये होती है CSS। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट क्या करती है, जावास्क्रिप्ट पर काम होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग एंड वैलिडेशन। वैलिडेशन जस्ट एक एग्जांपल है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की। इसकी मिसाल मैं आपको एक देता हूं कि अगर आप जीमेल पर या याहू पर या कहीं भी आप अपना अकाउंट बनाने जाएं, ईमेल अकाउंट बनाना चाहें, तो वहां पे वो कहता है जी आप अपना कोई पासवर्ड सेलेक्ट करें। ठीक है, आप कोई पासवर्ड ले लेते हैं, लाइक 1 2 3 लिख दिया आपने, तो क्या होगा, वो आपके पासवर्ड को ओके नहीं करेगा, आपको आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि आपने जो साइट ये कहती है कि आप इसका कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे होता है, जिसमें कम से कम अल्फाबेट्स भी हों, लेटर्स भी हों, डिजिट्स भी हों, स्पेशल सिंबल्स भी हों, तो वो कॉम्बिनेशन हो जाए और मिनिमम उसके 7 या 8 करेक्टर्स होने चाहिए। तो ये चीजें कौन चेक कर रहा होता है, साइट के पीछे जावास्क्रिप्ट लगी होती है, जावास्क्रिप्ट का कोड आपने लिखा होता है जो यूजर के दिए हुए इनपुट को साथ साथ ट्रैक कर रहा होता है। मतलब ये जावास्क्रिप्ट भी लैंग्वेज है बेसिकली, इसमें भी कंडीशन है। आप लोगों ने, अगर मैं किसी ने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो आपको आइडिया होगा कि उसमें कंडीशन होती हैं, लूप्स होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक कंप्लीट लैंग्वेज है, इसमें आप पेज के, जैसे ही पेज यूजर के पास खुलता है तो उसके बिहाइंड कोड चलना शुरू हो जाता है, क्लाइंट के पीसी पे रहते हुए। क्रोम पे या फायरफॉक्स पे, जो भी ब्राउजर क्लाइंट इस्तेमाल कर रहा है, उसके पीसी पे वो कोड डाउनलोड हो जाता है, और वो जैसे जैसे यूजर रिस्पॉन्स करता है, इनपुट देता है, साथ साथ उसको वो रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल बताई है। आप सिर्फ ये नोट किया करेंगे, जब आप वेबसाइट पे जाके, वेब पेज पे जाके आप कोई इसको इनपुट देते हैं, साइट को कोई रिस्पांस देते हैं, तो आपको साथ ही अगर साइट कोई आपको रिस्पांस बैक दे रही है ना, कोई मैसेज दे रही है, कोई आउटपुट आ रहा है, तो वो समझ लें जावास्क्रिप्ट दे रहा है आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद जावास्क्रिप्ट की मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे देता हूँ। लाइक जब आपने दराज.com पे गए, वहां पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया आपने, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने लिखा जी उसकी क्वांटिटी मुझे कितनी चाहिए,
अब साइट एज्यूम कर रही है कम से कम उसको एक आइटम आप देंगे, लेकिन वहां पे आपने गलती से 0 लिख दिया या -1 लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, तो साइट बजाय इसके कि आपका ऑर्डर सर्वर पे जाके प्लेस कर दे, वो आपको वहीं पे रोक देगी, आपका ऑर्डर प्लेस ही नहीं करने देगी, आपको आगे नेक्स्ट पे सेव पे नहीं जाने देगी, उससे पहले ही आपको मैसेज देगी आपने क्वांटिटी सही नहीं डाली, इसको सही करें। तो ये जो रिस्पॉन्स आया, ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू आएगा, जब क्लाइंट के पीसी पर रहते हुए ही आपने उसको वैलिडेट करना है उसके इनपुट को। उसके बाद हम चलते हैं ASP.NET। इसका क्या फंक्शन होता है, ये सिंपल है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। और इसमें फिर डेटाबेस भी इन्वॉल्व होती है, डेटाबेस सेव एंड गेट डाटा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका ये फंक्शन होता है, डेटाबेस सेव एंड गेट डाटा। लेकिन इसके अलावा भी इसके काफी काम होते हैं ASP.NET के। अच्छा, अब हम इसकी मिसाल लेते हैं। ASP.NEट आपको कहाँ पे मिल रही है, कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। अगेन दराज की एग्जांपल लेते हैं। दराज की साइट पे आप गए तो वहां पे आपने देखा कि वहां पे प्रोडक्ट्स की लिस्टें आ रही होती हैं, कैटेगरीज आ रही होती हैं, सब कैटेगरीज आ रही होती हैं। ये डेटा डेटा कहाँ से आ रहा है, कैटेगरीज कहाँ से आ रही हैं, उसकी प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रही हैं, ये आपको डेटाबेस से डाटा मिल रहा है। ठीक है, और डेटाबेस से डाटा आपको कौन लाके दे रहा है, ASP.NET। ASP.NEट आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करवा के देती है, वहां से डायनामिकली डाटा गेट करती है डेटाबेस से, और वहां उठा के आपको पेज के ऊपर प्रोवाइड कर देती है, जहां पे HTML का स्ट्रक्चर बना होता है, CSS की अपीयरेंस लगी होती है, और हर चीज अपनी प्रॉपर प्लेस पे जाके एडजस्ट हो जाती है। प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसका जो डाटा होता है वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे जाके एडजस्ट हो जाता है, कैटेगरीज अपनी प्रॉपर प्लेस पे चली जाती हैं, डाटा जो है सारा फैक्ट्स जो कर रहा होता है वो ASP.NEट करवा के दे रहा होता है आपको। फिर आपने एक चीज और नोट की होगी, मैंने आपको कहा था ASP.NEट बैकएंड टेक्नोलॉजी है, मतलब ये वेबसाइट के सारे फंक्शंस परफॉर्म करके देती है आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए अपने शॉपिंग कार्ट में। अब शॉपिंग कार्ट कैसे मैनेज हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, शॉपिंग कार्ट को मैनेज करने के लिए आप HTML यूज नहीं कर सकते, आप CSS यूज नहीं कर सकते, आप जावास्क्रिप्ट यूज नहीं कर सकते। शॉपिंग कार्ट को ASP.NEट ने मैनेज करना है कि यूजर ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, यूजर ने कितनी क्वांटिटी सेलेक्ट की, उसकी यूजर का शिपिंग एड्रेस क्या है, यूजर का फोन नंबर क्या है, ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स। और पेमेंट्स कैसे ले, यूजर से पेमेंट कैसे लेनी है, उसको डेबिट क्रेडिट कार्ड पे लेके जाना है, उसको कैश ऑन डिलीवरी करनी है या कोई और चक्कर है, तो वो सारा बिहाइंड जो फंक्शंस उसके चल रहे हैं वो ASP.NEट कर रही है सारी बिहाइंड द सीन्स। इसके अलावा अगर आपने नोट किया हो कि जब आप दराज पे जाते हैं या किसी भी E-कॉमर्स साइट पे जाते हैं तो आपको वो ट्रैक कर रही होती है साइट कि आपने किस किस पेज को विजिट किया है, कौन कौन सा प्रोडक्ट आपने ऐड किया है अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर। आप सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही पेज पे रहते हुए थे वो शॉपिंग कार्ट में ऐड नहीं करेंगे ना। आप एक दफा कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसको शॉपिंग कार्ट में ऐड करते हैं, फिर आप साइट में किसी घूम के किसी और पेज पे जाते हैं, वहां जाके फिर कोई और प्रोडक्ट पसंद करते हैं, उसको ऐड करते हैं। दो आइटम्स हो गया आपके शॉपिंग कार्ट के अंदर, फिर आप गए दोबारा किसी और पेज पे, मुख्तलिफ पेजेस विजिट करने के बाद आपको फिर कोई और प्रोडक्ट पसंद आ गया, उसको आपने ओके किया, तो वो भी देखें आप मुख्तलिफ पेजेस विजिट कर रहे हैं आप उस साइट के। और सिर्फ आप ही विजिट नहीं कर रहे, आपके साथ साथ हजारों कस्टमर्स और भी हैं जो उसी वक्त में दराज को यूज कर रहे हैं, वो भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं। दराज से आप आगे चले जाएं, अलीबाबा की साइट है, अमेजोन की साइट है, उसमें एक वक्त में लाखों कस्टमर्स जो है ना वो अपने अपने ब्राउजर से अपने अपने शॉपिंग कार्ट ऐड कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे होते हैं। तो किसी का डाटा आपस में मिक्स नहीं होता, किसी का डाटा, किसी यूजर का डाटा किसी दूसरे यूजर के डाटा से मिक्स नहीं होता। एक यूजर के ऐड किए हुए प्रोडक्ट्स दूसरे यूजर के शॉपिंग कार्ट में नहीं जाते, हर यूजर का डाटा अलग अलग मेंटेन हो रहा होता है। तो ये कैसे हो रहा था, बिहाइंड द सीन्स जो फंक्शनैलिटी होती है आपको ASP.NEट दे रही होती है, जो ये सारे काम करवाती है। आपको ऑर्डर, आपके प्रोडक्ट्स सक्सेसफुली ऐड करती है शॉपिंग कार्ट के अंदर, और फिर जब आप चेकआउट करते हैं तो सक्सेसफुली आपको चेकआउट करवाती है, और फिर आपको शॉपिंग कार्ट जीरो हो जाता है। जब आप चेकआउट कर जाते हैं, पेमेंट कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस हो जाता है,
तो आपका शॉपिंग कार्ट फिर जीरो हो जाता है, फिर आप नए सिरे से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये सारा फंक्शनैलिटी, इसके अलावा और जितनी भी वेबसाइट के फंक्शन होते हैं, बिहेवियर होता है, वो सारा ASP.NET परफॉर्म करके देती है आपको। तो ये बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं किसी भी साइट के, किसी भी वेब पेज के। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? मैसेजेस करके बता दें। गुड, इनाम भाई गुड। और सिर्फ इनाम साहब का मैसेज आया है, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि हम चलती है, नोटपैड खुला हुआ है। ये फाइल मैं सेव कर लेता हूँ ताकि अगर आपको चाहिए हो तो हम उसको बाद में भी देख सकें। 01 इसका नाम लिख दिया मैंने, एक न्यू फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे अब हम HTML की मदद से एक इनिशियल वेब पेज बनाना सीखेंगे, वेरी बेसिक HTML पेज। ये हमने कुछ कमांड्स लिखी हैं और सिंपल मेथड से हम इसको रन करके देखेंगे। जी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, नो इश्यूज। इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इनको मैं ग्रुप में ऐड किया हुआ है। तो अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो अभी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स में उमैर असगर हैं, उनको आप मैसेज कर दें, अपना व्हाट्सएप नंबर, वो आपको ऐड कर देंगे ग्रुप में। तो आप ग्रुप में रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे आपको, ठीक है? ठीक है दिशान, आपको मेरे ख्याल में ऐड किया हुआ है ग्रुप में आपको, तो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा आपको। अच्छा, तो ये हमने एक बेसिक डॉक्यूमेंट लिख ली है, इसको हम अभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल इसको सेव करने का तरीका देखें। सेव कैसे करना है आपने इसको, ये आप नोटपैड में आप लिख रहे हैं, काम सारा कर रहे हैं, तो आपको फॉर एग्जांपल आपने पेज का नाम लिख दिया मैंने P1, सेव। डेस्कटॉप पे सेव किया था मैंने, ये फोल्डर बनाया HTML पेजेस का। ये देखें आपके सामने, सेव तो मैंने कर दिया लेकिन ये सही सेव नहीं हुआ, ये एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। तो हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो ये देखें, इसको कह रहा है ये टाइप ऑफ फाइल क्या है, txt.txt। तो हमने ऐसे सेव नहीं करना था इसको, ये मिस्टेक हुई है। कैसे करेंगे? सेव एज, मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको। आप इसके नाम के आखिर में .html लिखेंगे, फिर ये एज अ वेब पेज रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब आप देखें, ये हमारे पास P1, ये आप आगे इसकी टाइप लिखिए, आ रही है फायरफॉक्स HTML डॉक्यूमेंट। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ क्रोम में, गूगल क्रोम में, ठीक है? तो ये सिंपल सा पेज हमारे सामने बन गया है, सिर्फ एक मैसेज आ रहा है हेलो वर्ल्ड का। तो इसको जो लोग बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको मैं बताता चलूं कि इसमें ये स्पेशल हमने कुछ कमांड्स इस्तेमाल किए हैं, इनको हम कहते हैं टैग्स, HTML टैग्स कहते हैं इनको, ठीक है? इसके बारे में मैं आपको डिटेल लिख के देता हूं। व्हाट आर HTML टैग्स? an HTML tag performs a uh, mm, particular function in a web page, and it is written in angle brackets। आप देख सकते हैं कि अभी हमने जो पेज बनाया था उसमें हमने टैग्स के नाम को एंगल ब्रैकेट्स में लिखा था। ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। तो बेसिकली इसमें एवरी टैग हैज अ क्लोजिंग
ओपनिंग एंड क्लोजिंग पार्ट। क्या मतलब इसका कि लाइक आप देखें, मैंने यहाँ पे HTML टैग लिखा है, इसको एंगल ब्रैकेट्स में बंद किया है, सबसे आखिर में मैंने /HTML लिखा है। तो ये क्या चीज़ है /HTML? ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। इसी तरह ये है ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। ये बॉडी ओपनिंग है, ये बॉडी क्लोजिंग है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 टैग्स यूज किए हैं। HTML टैग यूज किया है, हेड यूज किया है और बॉडी यूज की है। तो इनको हमने प्रॉपरली क्लोज भी किया है। अब एक्चुअली टैग्स आप देखें, कुछ टैग हेड को मैंने पहले क्लोज कर दिया, बॉडी को मैंने पहले क्लोज कर दिया, फिर मैंने HTML क्लोज किया। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है आपके पेज का। आपका जब पेज बनेगा तो उसमें सबसे पहला टैग हमेशा यही होगा, HTML। मतलब ये डिफाइन करता है, मैंने भी आपको यहाँ पे लिखा है कि एवरी टैग हैज एन HTML टैग परफॉर्म्स अ, बल्कि इससे बेटर ये है कि हम इसमें लिखें इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। फंक्शन का वर्ड पहले मैंने यूज किया था, फंक्शन का वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा सा डायनामिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। हाँ, ये कि हर टैग का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है पेज में। तो HTML टैग का क्या पर्पस है? HTML टैग का पर्पस ये होता है कि ये ब्राउजर के लिए एक इंडिकेशन होती है कि यहाँ से HTML का डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है। और ये /HTML का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ब्राउजर, यहाँ पे आपका जो पेज है वो खत्म हो रहा है, यहाँ पे इससे आगे कुछ नहीं है और भी। तो ये साथ में कमेंट्स दे रहा हूँ। कमेंट्स क्या होते हैं ये बताता हूँ अभी मैं आपको। HTML टैग indicates the start and end of a web page। ये कमेंट्स जो होते हैं ना, ये हाँ, जब कोई डेवलपर काम कर रहा होता है ना किसी पेज पे या किसी प्रोग्राम पे, तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कमेंट्स यहाँ पे लिख सकता है। मतलब उस कमेंट्स का आपके पेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, उसकी फंक्शनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो जस्ट डेवलपर की अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि वो अपने कमेंट्स साथ लगा देता है। वो कमेंट्स जब आपका पेज रन होगा तो वो ब्राउजर इन कमेंट्स को बेसिकली इग्नोर कर देता है, वो इनको एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, दोबारा हम अपने पेज पे चलते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए हमारे सामने कोई, ओके, मेरे पास तो नेट का कोई ऐसा अनस्टेबल का मैसेज नहीं आया। आपके पास हो सकता है, आपके पास हो सकता है कि कोई इंटरनेट की स्टेबिलिटी का मसला हो। तो दरमियान में हमें हो सकता है वॉइस का कोई इशू आ जाए। तो आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इसको फिर रिवाइज भी कर सकते हैं लेक्चर को दोबारा। ओके, ओके, स्क्रीन लेफ्ट साइड से थोड़ी सी कट रही है। सेव करते हैं। जी रजी भाई, अब बताएं, अब कुछ बेटर है? ये जो एटलीस्ट हमने कोड लिखा है, कम से कम ये आपको विजिबल है? और ये वाला कोड भी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, रीस्टोर कर देता हूँ, और जो ब्राउजर विंडो है इसको भी मैं रीस्टोर कर देता हूँ। चलें इस इशू को देखते हैं कि ये जूम का इशू क्यों आ रहा है। अच्छा, मैंने इसको हाँ रीस्टोर कर दिया। अच्छा, अब इसमें मैं ये बता रहा था कि जो कमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली हमारा पेज तो किसने चलाना होता है? ये हमारा पेज चलाना होता है ब्राउजर ने, क्रोम ने इसको अंडरस्टैंड करना है। तो जो हमारे कमेंट्स होते हैं वो ब्राउजर उसको इग्नोर कर देता है, उसको रन नहीं करता। ठीक है, अभी मैं आप लोगों की एक्सप्लेनेशन के लिए ये साथ में कमेंट्स दे रहा हूँ। ठीक है,
इसका जो हेड टैग, क्या इसका पर्पस क्या होता है? हेड टैग डिफाइंस द हेड पार्ट ऑफ द पेज। एक्चुअली जब भी आप कोई HTML वेब पेज बनाते हैं ना, तो उसके दो हिस्से होते हैं, उसके दो बेसिक पार्ट्स होते हैं कि उसका हेड पार्ट होता है और एक उसका बॉडी पार्ट होता है। तो हम इसको डिटेल से देखेंगे कि ये हेड पार्ट क्या करता है और बॉडी पार्ट क्या करता है। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझें कि हेड टैग क्या करता है, ये आपके पेज को हेड सेक्शन डिफाइन करता है उसका। और मतलब ये आपने हेड स्टार्ट किया, ये आपने हेड स्टार्ट किया और ये आपने हेड क्लोज कर दिया। ओके, उसके बाद ये बॉडी स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके बॉडी खत्म हो गई। आपका जो पेज का जितनी भी चीजें हैं डिस्प्ले होती हैं ब्राउजर पे जाके, यहाँ पे जाके डिस्प्ले होती हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर लिखी होती हैं। यहाँ पे बॉडी टैग में आप जो कुछ भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू .NET प्रोग्रामिंग, सेव किया। सेव लाजमी करना है आपने उसको, जब भी आपने उसको चेक करना है, इसका आउटपुट चेक करना है, तो सेव करके फिर आप जाके उसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, ये आउटपुट आ गया। ओके जी, मीटिंग के हमारे पास 10 मिनट लेफ्ट हैं, उसके बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो देखते हैं हम इसमें कितना कवर कर सकते हैं। तो बॉडी में आप बॉडी के अंदर रहते हुए जो भी चीज लिखेंगे वो आपको ब्राउजर के ऊपर नजर आएगी। ठीक है, हेड सेक्शन में जो चीजें लिखते हैं वो बेसिकली बॉडी डिस्प्ले करने के लिए नहीं होती। बाल का अभी अगर हम इसमें हेड में कोई चीज लिखेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगी, लेकिन बेसिकली हेड सेक्शन में जो चीजें लिखी जाती हैं वो डिस्प्ले करवाने के लिए नहीं लिखी जाती, वो पेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन होती है वो लिखी जाती है। बाकी इसको डिटेल से देखेंगे हेड सेक्शन में क्या लिखा जाता है। खैर अभी आपने जितना भी काम करना है आपने बॉडी और स्लैश बॉडी के अंदर रहते हुए करना है आपने फिलहाल। ठीक है, ओके। तो अब हम करेंगे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग। अगर आप वर्ड में अगर आपने काम किया हुआ है ना, अच्छा मैं बॉडी के बारे में कमेंट्स ले देता हूँ। बॉडी टैग डिफाइंस द बॉडी सेक्शन ऑफ द पेज। कमेंट्स को आपने देखा मैं स्टार्ट कैसे कर रहा हूँ और इसको एंड कैसे कर रहा हूँ। मैं इसको ये कमेंट देने के लिए भी एक टैग इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। अगर आप इसमें कोई गलती करेंगे तो वो चीज प्रिंट हो जाएगी, तो हमने इसको प्रिंट नहीं करवाना। सेव। अच्छा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। एक टैग इस्तेमाल होता है H1, ये इस्तेमाल होता है हेडिंग देने के लिए। इसको रन करता हूं। देखें ये मैंने जो भी टेक्स्ट लिखा है ना यहाँ पे, जो मैंने H1 और /H1 के अंदर लिखा है ना, ये मैंने, ब्राउजर ने क्या किया है, ब्राउजर ने उसको साइज भी चेंज कर दिया और उसको बोल्ड भी कर दिया। What is H1? Basically H1 is known as heading tag, heading level 1। हमारे पास बेसिकली 6 तरह के लेवल्स होते हैं। इसको मैं देखें यहाँ पे, मैं इसको 6 लाइनों में लिख दिया मैंने, और हर लाइन को मैंने एक अलग टैग में लिखा है। इसको H2 में लिखा है। आपने जो टैग ओपन किया उसको साथ ही उसी टैग के हिसाब से आपने उसको क्लोज करना है। फिर मैंने H3 लिखा है, ये H3 में क्लोज हो गया। H4 लिखा है, ये H4 में क्लोज हो गया। इस तरह से जो टैग ओपन किया उसके हिसाब से उसको क्लोज करना है। अच्छा, इसको हम रन करते हैं दोबारा। ये देखें 6 दफा वो प्रिंट हुआ है, लेकिन हर लेवल का आप देख सकते हैं उसका साइज डिफरेंट है। ये H1 था, ये H2 था, ये H3 था, H4, H5 और H6। ये अगर आपने वर्ड में काम किया हो तो आप बाज़ औक़ात किसी पैराग्राफ की किसी लाइन को आप बड़ी हेडिंग में डिस्प्ले करवाना चाहते होते हैं, तो उसको फिर आप इन टैग्स के जरिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एक और एडिशनल चीज मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी आज ही बता देता हूँ, और वो कहलाती है टैग एट्रीब्यूट। किसी भी टैग के अंदर एक इजाफी कमांड भी दी जा सकती है। किसी भी टैग के अंदर एक इजाफी कमांड भी दी जा सकती है,
और ये कमांड्स भी पहले से डिफाइंड है सारी, आपने बस उसको यूज करना सीखना है। लाइक H1 तो हमने लिख दिया। H1 का काम क्या होता है कि वो उसको हेडिंग लेवल 1 में डिस्प्ले कर देगा, जो भी आप उसको टेक्स्ट देंगे उसको वो हेडिंग लेवल 1 साइज में प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैंने उसकी अलाइनमेंट भी चेंज करनी है, उसको मैंने सेंटर अलाइनमेंट करनी है, राइट अलाइनमेंट करनी है, लेफ्ट करनी है, तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे अलाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 ऑप्शन है हमारे पास। सेंटर की जगह पे लेफ्ट भी लिख सकते हैं, राइट भी लिख सकते हैं। अप टू यू आपने क्या चीज इस्तेमाल करनी है। तो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। रिफ्रेश किया है, ये देखें अब हमारे सामने ये सेंट्रलाइज हो गया है। इसको अगर मैं यहाँ पे राइट लिखता हूँ, अलाइन इज इक्वल टू राइट, तो अब आप देखें ये राइट साइड पे चला गया। तो होपफुली आपको टैग और एट्रीब्यूट समझ आया होगा। एट्रीब्यूट्स अभी हमने सिर्फ H1 का सिर्फ एक एट्रीब्यूट यूज किया है, अलाइन। ठीक है, इसमें और भी एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं, कोई और एट्रीब्यूट होगा तो वो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे। लेकिन फिलहाल आप यही देखें अलाइन ही, और इसकी हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई वैल्यू भी होती है, उसकी आपने वैल्यू डबल कोटेशंस के अंदर देनी होती है। इसी तरह फर्ज करें ये H2 है, इसको मैं कर देता हूँ अलाइन सेंटर। दूसरी जो हेडिंग है वो मैंने उसको कहा है सेंटर में डिफाइन कर दो, ये सेंटर में आ गई। ठीक है, और इसी तरह बाकी, तो ये तो हो गए हेडिंग लेवल टैग्स। अब हम कुछ और टैग्स देखते हैं, बस लास्ट वाले 2-3 टैग्स देखेंगे, उसके बाद ये मीटिंग वैसे ही एंड होने वाली है। तो कल हम दोबारा फिर 9 बजे स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। तो कल और परसों तक आप इसको फ्रीली अटेंड कर सकते हैं, कोई आपके दोस्त अहबाब हों तो उनको भी आप इनवाइट कर सकते हैं। बाकी ये बाकायदा तौर पे एक कोर्स स्टार्ट हो गया है, लेकिन नेक्स्ट वीक से जो पेड मेंबर्स होंगे सिर्फ वही क्लास को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, कुछ और टैग्स हैं हमारे पास। एक है बी टैग है, इसका भी क्लोजिंग टैग होता है। इसका क्या काम होता है कि ये इस आप ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर जो भी चीज लिखेंगे उसको ये बोल्ड कर देगा। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं इसको। ये देखें, ये हेलो वर्ड सबसे एंड में ये बोल्ड हो गया है, पहले ये नॉर्मल टेक्स्ट में था, अब ये बोल्ड हो गया। और एक और टैग हम यूज करते होते हैं आई टैग। दिस इज फॉर आई फॉर इटैलिक। अभी देखिए ये नॉर्मल लिखा हुआ है ना, ये अभी ये इटैलिक हो जाएगा, ये इटैलिक हो गया। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी एक टेक्स्ट पे एक से ज्यादा टैग्स भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैंने ये टेक्स्ट क्या है हमारा, वेलकम टू .NET प्रोग्रामिंग, इसके ऊपर मैंने इटैलिक भी अप्लाई कर दिया है, इसके ऊपर मैंने बोल्ड भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, दोनों फंक्शन अप्लाई करती हैं, बोल्ड भी इटैलिक भी। और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो टैग सबसे एंड में आपने ओपन किया है सबसे पहले उसको क्लोज करना है। ठीक है, फिलहाल तो फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको बेशक शुरू में क्लोज कर दें या एंड में क्लोज कर दें, लेकिन जब आप इसको इन द लॉन्गर रन देखते हैं, जब हम जाएंगे CSS की तरफ, जावास्क्रिप्ट की तरफ, तो फिर ये चीजें मैटर करती हैं कि कौन जो चीज सबसे आपने एंड में ओपन की है उसको सबसे पहले क्लोज करना है आपने। ओके, इसको हम सेव करते हैं तो देखें ये बोल्ड भी हो गया और इटैलिक भी हो गया। अभी आप नोट करेंगे ये हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू .NET प्रोग्रामिंग ये एक ही लाइन में आ रहा है। हमें यहाँ पे उसको न्यू लाइन में लाने के लिए भी एक टैग लिखना पड़ता है उस, और वो टैग का नाम है BR। BR का मतलब होता है लाइन ब्रेक, मतलब जहां भी ये यूज होगा वहां से जो नेक्स्ट आउटपुट होगा वो न्यू लाइन में आएगा। ये देखें अब ये न्यू लाइन में आ गया है। अगर आप एक से ज्यादा बार BR का इस्तेमाल करेंगे तो ये उतने लाइन ब्रेक देता जाएगा जितने आप बोलेंगे। एक चीज आप नोट करें कि मैंने यहाँ पे H1 के बाद कोई भी BR नहीं दिया था। H1 जो हेडिंग टैग जितने भी हैं ये ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक दे देते हैं। ओके जी, मीटिंग टाइम एंड हो गया, तकरीबन सिर्फ 1-1.5 मिनट रह गया है। तो इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं उमैर को बोलूंगा कि फिलहाल आपकी चैट ओपन कर दे, तो उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, आपको कोशिश करूंगा आंसर देने की।
फिलहाल ये जो मैंने कोड लिखा है ये भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, 1 मिनट रह गया है। चले जी, फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं, कल मिलते हैं दोबारा फिर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।